याद करिए कैसे आर्टिकल 370 के बारे में कहा जाता था कि ये कभी नहीं हट सकता। 370 को तो निकाल ही नहीं सकते, मैं चैलेंज कर रहा हूं। पर हुआ क्या? बेकसूरों को मार रही थी, बहुत मारा। कैसे राम मंदिर के बारे में ये कहा जाता था कि ये कभी भी नहीं बन सकता। कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों जो ये हर 5 साल बाद फेंकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, राम मंदिर बनवा देंगे। इनफैक्ट ये राम मंदिर वाली चीज तो 1996 से चली आ रही है। 1996 से लेके आज तक दोस्तों हर मैनिफेस्टो में इन्होंने राम मंदिर वाली बात मेंशन करी है। जब आप कर ही नहीं सकते इस चीज को कंट्रोल, तो मैनिफेस्टो में हर बार क्यों मेंशन कर? पर हुआ क्या? बेकसूरों को मार रही थी, बहुत मारा। कैसे ट्रिपल तलाक के बारे में ये कहा जाता था कि इसमें तो कोई दखल ही नहीं दे सकता। Prime Minister Narendra Modi's cabinet approved a bill for making instant divorce or triple talaq a criminal offence. The All India Muslim Personal Law Board has rejected it, and the reason it is anti-women. पर हुआ क्या? बेकसूरों को मार रही थी, बहुत मारा। कैसे सीए के बारे में देश भर में दंगा भड़काने की धमकी दी जा रही थी। कि CAA के खिलाफ क्यों हम हैं? क्योंकि सीमांचल के मुसलमान को आप बांग्लादेशी कहते हैं। कोई मिनिस्टर मुझे कहता है कि घुसपैठी है, रोहिंग्या है। पर हुआ क्या? बेकसूरों को मार रही थी, बहुत मारा। और अब वैसे ही वक्फ के बारे में भी कहा जा रहा था कि इसको छुआ तक नहीं जा सकता। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। और अगर छुआ गया तो देश में आग लगा दी जाएगी। जुबैर और उसकी जो कंपनी थी ना, वो फिर से देश में सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा हो जाए, बस इसी फिराक में बैठी हुई थी। पर हुआ क्या? द बिल इज पास्ड। और इंटरेस्टिंगली इन सभी बड़े डिसीजंस को सक्सेसफुल करने में ना एक इंसान का बहुत बड़ा रोल रहा, और वो इंसान है अमित शाह उर्फ मोटा भाई। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहाँ जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? जो वक्फ इंडिया में इतना पावरफुल बन गया था कि उसे लैंड माफिया जैसे नामों से बुलाया जाने लगा था, उसकी पावर्स को अमित शाह ने अपने मास्टर प्लान से ना खत्म करके रख दिया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे अमित शाह ने इतने प्रोटेस्ट के बावजूद, ऑपोजिशन के बावजूद और जो खुद के अलाई मेंबर्स हैं उनके द्वारा क्रिटिसिज्म के बावजूद इस हिस्टोरिकल वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास करा लिया है। Tell you about the Waqf Amendment Bill. It's been cleared now in both houses of the Parliament. The lower house of the Parliament, the Lok Sabha member, had already passed the bill yesterday. The Parliament passed the Waqf Amendment Bill 2025. देखो भाई साहब, ऐसा है कि अमित शाह का जो वक्फ मास्टर प्लान है ना, उसे जानने से पहले हमें कुछ बातों का क्लियर आइडिया हो जाना चाहिए। आखिर वक्फ बोर्ड है क्या, ये इंडिया में आया कैसे, और अब इसे हटाना इतना जरूरी क्यों हो गया था, और ये इतना पावरफुल कैसे हो गया कि एक समय इसे टच करना भी इम्पॉसिबल था। देखिए भाई साहब, अगर हम वक्फ की बात करें ना, तो एक अरेबिक शब्द वकाफा से निकला हुआ है, और इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि इस्लाम के लिए डोनेट किया हुआ मुसलमानों के द्वारा धन या सामान। अब ये ना कुछ भी हो सकता है, पैसे भी हो सकते हैं, कीमती सामान भी हो सकता है, या फिर ज़मीन भी हो सकती है। वक्फ के अनुसार ये संपत्ति अल्लाह की हो जाती है, तो इसे ना बेचा जा सकता है और ना ही इसे किसी और को दिया जा सकता है। भारत में जो वक्फ का कॉन्सेप्ट है ना, वो इस्लामिक घुसपैठियों के द्वारा लाया गया था। जब सुल्तान मुइजुद्दीन समघोर, इन्होंने 2 गांवों को वक्फ को दान दे दिया था। इसके बाद जैसे जैसे इस्लामिक शासन भारत में फैलने लगा, वक्फ की ज़मीन का बढ़ना भी शुरू हो गया, और उस समय वक्फ को हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के टूल की तरह भी यूज़ किया जाता था। फिर मुस्लिम रूल के डाउनफॉल के बाद भी वक्फ की पावर जो थी ना, वो कम नहीं हुई, उल्टा और बढ़ती चली गई। जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली, लोगों को लगा अब आज़ादी मिल चुकी है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर वक्फ जैसी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो नहीं रहेंगी। लेकिन भाई साहब, हमारे चचा नेहरू, उनके कुछ और ही प्लान थे। उन्होंने 1954 में वक्फ एक्ट को बनवाया, और 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया इसी 1954 के एक्ट के नीचे बन गई। और इस संस्था का काम पता है क्या था? सारे राज्यों के वक्फ बोर्ड्स और उनके कामों पर नजर रखना। चचा नेहरू ने माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए उन मुसलमानों की जमीन जो पाकिस्तान चले गए थे, वो वक्फ बोर्ड को दान दे दी। और 1954 के एक्ट के बाद
वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़ा और बहुत संपत्ति वाला ब्यूरोक्रेटिक कोलोसस बन चुका था। नेहरू जी के काल में ही ये ऐसा हो गया था जैसे मुगल काल का सदर हो। लेकिन असली थप्पड़ जो भारतीयों को पड़ा ना, वो 1995 में पड़ा, जब बाबरी ढांचा गिराए जाने के बाद मुसलमानों को लुभाने के लिए पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव किया और वक्फ बोर्ड की सारी अनचेक्ड पावर्स उन्हें दे दी गई। और भाई साहब, ये बात ना मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये ना एक्चुअली सच है। आप इस एक्ट का केवल सेक्शन नंबर 40 पढ़ो, आपको पूरी की पूरी रियलिटी पता चल जाएगी, कैसे वक्फ बोर्ड को भारत में नंगा नाच करने की पूरी छूट दे दी गई थी। वक्फ के इसी एक्ट के थ्रू ना बिना किसी सॉलिड प्रूफ के भी किसी भी लैंड को वक्फ क्लेम कर सकता था। इसी कानून के चलते 77% दिल्ली, 43% हैदराबाद, सरकारी सड़कें और यहाँ तक कि अंबानी का घर, ये सब कुछ वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जा चुका है। इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। और इसमें भयंकर आयरनी देखिए कि अगर किसी प्रॉपर्टी मालिक को यह लगता है कि जिसकी वक्फ ने जमीन हड़पी है उसके साथ अन्याय हुआ है, तो वो कोर्ट भी नहीं जा सकता। 1995 के इस कानून में एक रूल था कि अगर कोई वक्फ बोर्ड के फैसले को चैलेंज करना चाहता है तो वो सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाएगा, वहीं पर अपील कर सकता है और उसके बिना किसी और कोर्ट में नहीं कर सकता है। अब भैया, ये जो वक्फ ट्रिब्यूनल है ना, ये वक्फ वालों का अपना कोर्ट होता है। अब भाई, किसी जमीन के लिए मैं वक्फ वालों से लड़ने जाऊंगा वक्फ के ही कोर्ट में, तो भैया क्या ही निर्णय आएगा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इस लॉ के बाद ना वक्फ खुद एग्रेसिवली और इलीगली नॉन मुस्लिम्स की लैंड को हड़पना शुरू कर देता है। वक्फ ने गांव के गांव पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसी सब के कारण यहाँ पर साल 2009 तक वक्फ के पास 4 लाख एकड़ में फैली हुई 3 लाख प्रॉपर्टीज हो चुकी थी और 2025 आते आते यानी 15 साल में डबल से ज्यादा हो चुकी है। पता है क्यों? क्योंकि 2013 में इस कानून को एक्सट्रीम रूप दे दिया गया था। सब कुछ अच्छा चलता था, 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। और मान्यवर, इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण दिल्ली लुटियन की 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव मुहाने पर थे, 25 दिन दूर था, वक्फ को देने का काम कर दिया। इसलिए आज वक्फ बोर्ड इंडिया का 3rd बिगेस्ट लैंडलॉर्ड बन चुका है। इस समय वक्फ के पास लगभग 8 लाख प्रॉपर्टीज का कंट्रोल है, जो लगभग 39 लाख एकड़ लैंड में फैला हुआ है, जिसमें से 21 लाख एकड़ पिछले 12 सालों में आई है। वक्फ बोर्ड के पास 3,56,031 वक्फ एस्टेट्स हैं, 8,72,293 इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं और 16,173 मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। और ये भारत के ना तीसरे सबसे बड़े लैंड ओनर्स हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट सब वक्फ की प्रॉपर्टी है। इन्होंने कोर्ट को नहीं छोड़ा, इन्होंने मंदिरों को नहीं छोड़ा। बेट द्वारिका जो कृष्ण भगवान की जमीन थी वो अब अल्लाह की हो चुकी है। कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। मंदिरों से लेकर पूरे पूरे गांवों तक इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं, जो सब बताने लगूं तो शायद वक्फ इस वीडियो को ही क्लेम कर ले। और अगर आप इतने में ही वक्फ बोर्ड को देश के लिए विलन मानने लगे हो तो भाई साहब अभी रुकिए, अभी बहुत कुछ और है। वक्फ बोर्ड्स ना इसके अलावा अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और मदरसाज में एक्सट्रीम सोच को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग देना शुरू कर चुका था। इंस्टीट्यूशन ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, इन्होंने 2018 में एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के हिसाब से वक्फ बोर्ड केरला और वक्फ बोर्ड वेस्ट बंगाल, इन्होंने फंडिंग और रेडिकल एक्टिविटीज के लिए फंडिंग देना शुरू कर दिया था। और यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जिन मदरसाज को वक्फ फंड करता है उनके कनेक्शंस कुछ एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं। साल 2019 में बैंड ऑर्गेनाइजेशन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश वाली, उनके वेस्ट बंगाल में कुछ मदरसाज के साथ कनेक्शन देखे भी गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने भयंकर कांड के बाद भी वक्फ पे कंट्रोल क्यों नहीं लगाया गया, क्यों किसी पार्टी ने वक्फ के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाई। चलिए अब इसका जवाब अगले चैप्टर में देते हैं। देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं था कि वक्फ बहुत पावरफुल हो चुका था और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वक्फ बोर्ड को हाथ तक नहीं लगा सकती थी।
और इसके पीछे के ना दो कारण थे। देखिए, पहला कारण था करप्शन। वक्फ खुद एक करप्शन का हब बन चुका था, जिसके थ्रू वक्फ बोर्ड के मेंबर्स और मुस्लिम नेता दबा के अपनी जेबों को भर रहे थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कह रहे हैं कि कैसे वक्फ करप्शन का अड्डा बना हुआ था। देखिए, लूट के अड्डे बन गए हैं वक्फ बोर्ड। देश की आजादी से लेकर आज तक वक्फ के अध्यक्ष चोर, वक्फ के मुतवल्ली चोर, वक्फ के अधिकारी चोर, सब चोर मिलकर लूट रहे वक्त। उनका तो भाई साहब यहां तक कहना है कि ओवैसी के जो करीबी थे ना, वो खुद ये सब स्कैम कर रहे थे। होटल मैरियट, ये देखिए होटल मैरियट, ये है, इसमें फ्रॉड किया। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के बड़े चहीते हैं, गुलाम दस्तगीर साहब। ये थी मस्जिद सुल्ताना बाग, इसकी वक्फ संख्या 1350 फसली। ये क्या करते हैं, इस संपत्ति को ये मुसलमान चिल्लाते, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ये कैसे बन गया मैरिट? यहाँ वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ नहीं लगेगा। और ये करप्शन ऐसे ही चलता रहे, इसीलिए ये जो नेता है ना, ये मुसलमानों को मैनिपुलेट करते हैं। बोलते हैं कि वक्फ की पावर को कंट्रोल करने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो ये सो कॉल्ड मुसलमानों के मसीहा बिल्कुल नहीं चाहते कि वक्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में आए, क्योंकि इससे इनका धंधा पानी बंद हो जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि वक्फ करप्शन कैसे करता है, तो भाई साहब वो भी जान लेते हैं। वक्फ बोर्ड पहले लोगों की जमीन को हड़पता है, और जब वो जमीन वक्फ की हो जाती है तो उसे प्राइवेट प्लेयर्स को महंगे दामों में बेच दिया जाता है। इससे जितना भी पैसा आता है ना, वो अपनी जेबों में भर लिया जाता है। और इसके ना जाने कितने एविडेंसेस हैं। मुंबई में वक्फ बोर्ड ने एक ऑर्फनेज की जमीन को ना प्राइवेट कंपनी को 1 करोड़ रुपए में बेच दिया। मुंबई में वक्फ बोर्ड ना कई जमीनों को सस्ते रेट्स में इलीगली लीज कर चुकी है, और ये लगभग हर स्टेट की कहानी है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, या फिर कर्नाटका हो। इनफैक्ट अब तो कई वक्फ बोर्ड स्कैम्स भी सामने आ चुके हैं, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा इन्वॉल्व था। और इस स्कैम में 38 कांग्रेस के पॉलिटिशियंस का भी नाम शामिल था। तो भाई साहब, आप ये जो ओवैसी हैं, जुबैर फुबैर जैसे लोग हैं ना, इनका आउटरीच भी इसी रीजन से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहूँगा, ऐसा सिस्टम सिर्फ इंडिया में है, बाकी इस्लामिक कंट्रीज में वक्फ का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट खुद अपने पास रखती है। क्या स्थिति है आज वक्फ को लेकर इस्लामिक देशों में? क्या वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामिक देशों में है? मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है। तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है, भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। करप्शन के अलावा दूसरा सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण बाकी की पार्टी और बाकी के लोग वो वक्फ बोर्ड को हाथ नहीं लगा सकते, वो है वक्फ अपीजमेंट फॉर वोट बैंक। वक्फ के खिलाफ बोलने से आप मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी को ना नाराज कर सकते हैं। इसी कारण से खुद बीजेपी, जो कि आडवाणी के अंडर थी 1995 में, वो वक्फ बिल पर बहुत सॉफ्ट स्टांस लेती है। फिर 2013 में वक्फ बिल पर फिर से छेड़छाड़ होती है, फिर से अमेंडमेंट होते हैं, और सुषमा स्वराज के अंडर वाली बीजेपी फिर से सॉफ्ट स्टांस लेने के लिए मजबूर हो जाती है। आज वक्फ की पॉलिटिकल से इतनी हो चुकी है कि वो ओपनली पॉलिटिकल पार्टी से फंड मांगने लगी है, और पॉलिटिकल पार्टीज देती भी हैं, क्योंकि इससे उन्हें मुसलमानों के वोट मिल जाते हैं। और इसी कारण से इवन दो ये एक अपेरेंटली इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज या तो डोनेशन देकर या फिर जमीन कब्जवा कर वक्फ बोर्ड को अपीज करती रहती हैं। कर्नाटका 2022-23 में वक्फ ने स्टेट से डायरेक्टली 377 करोड़ रुपए मांग लिए। ममता बनर्जी ने 500 करोड़ रुपए का फंड जो है ना, वो सेटअप करना चाहा था वक्फ के लिए, जिससे ममता बनर्जी का एनुअली 100 करोड़ रुपए देने का जो प्रॉमिस था वो फुलफिल हो सके। और इस सब के कारण ना ये कहा जाने लगा था कि वक्फ को कोई हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात, इसके खिलाफ बोल भी नहीं सकता। पर फिर कैसे जो बीजेपी वक्फ पर 2013 में सॉफ्ट स्टांस रखने के लिए मजबूर हो गई थी, अचानक से खुलकर वक्फ पर वोकल हो गई। उन्होंने वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से चैलेंज करके रख दिया। अमित शाह को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो वक्फ का आतंक खत्म करे। आइए जानते हैं अगले अध्याय में कि कैसे बीजेपी ने वक्फ को चैलेंज किया। देखिए, 1995 में जिस बीजेपी ने वक्फ को सेक्युलर देखने के लिए सपोर्ट किया था ना, 2014 में वो बीजेपी सत्ता में नहीं आई, और इस बीजेपी ने कई ऐसे डिसीजंस लिए जो इन्हें टफ दिखाते थे। मोदी सरकार ने 2017 में ट्रिपल तलाक को हटाया, जिस पे फिर मुसलमानों ने इसका विरोध किया, पर फिर भी यह कानून पास हुआ और उसके बाद ट्रिपल तलाक को रद्द किया गया।
Several women are gathered here today at Rajya Sabha MP Vijay Goyal's house, where they've gathered to say thank you to Narendra Modi for passing the ordinance that criminalizes triple talaq. एक ऐसा ही दूसरा डिसीजन था आर्टिकल 370 को हटाना। वही आर्टिकल 370 जिसके लिए कहा जाता था कि आर्टिकल 370 कभी हट ही नहीं सकता। फारूक अब्दुल्ला जो तब के कर्ता धर्ता थे कश्मीर के, वो कहते थे मोदी 10 बार भी पीएम बन जाए ना, तब भी आर्टिकल 370 नहीं हटेगा। मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकते। लगता है फारूक अब्दुल्ला की इस वीडियो को नरेंद्र मोदी ने पर्सनली ले लिया, तभी तो 10 बार में नहीं, एक ही बार में पीएम बनने के टाइमलाइन में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। इसमें अमित शाह का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। बिना अमित शाह की प्लानिंग के ये कभी काम पूरा हो ही नहीं सकता था। कश्मीर के युवाओं को हाथ में कभी बंदूक नहीं लेनी पड़ेगी, पत्थर नहीं लेने पड़ेंगे, इनके हाथ में लैपटॉप और किताबें भी होगी। नए कश्मीर की शुरुआत होगी। मान्यवर, आतंकवाद मुक्त कश्मीर बनने की शुरुआत हो गई है। नया कश्मीर, विकसित कश्मीर, जब विकसित भारत बनेगा, कश्मीर देश के सभी राज्यों के समकक्ष होकर वहां पर खड़ा होगा। इसके बाद राम मंदिर से लेकर संभल तक और काशी से लेकर मथुरा तक बहुत सारी चीजें हिलती हुई दिखाई दी। पर बीजेपी का जो अगला टारगेट था ना, वो वक्फ बिल ही था। लेकिन इन मेजर फैसलों में मोदी सरकार के 2 कार्यकाल खत्म हो चुके थे। फिर आता है 2024 का इलेक्शन, जहां बीजेपी खुद के दम पर मेजॉरिटी भी नहीं ला पाई। लोगों को लगने लगा कि बीजेपी अब कमजोर हो जाएगी और अब शायद 3rd टर्म में वैसे बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाए जैसा पिछले 2 टर्म में लिया गया था। पर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने 3rd टर्म में आते ही केवल कुछ महीनों के अंदर अंदर ना वक्फ बोर्ड पे एक बिल था जो लोकसभा में पेश कर दिया। अलायंस पार्टनर थे जेडीयू और टीडीपी, वो सरप्राइजिंगली इस बिल के सपोर्ट में खड़े हो गए और कह रहे थे कि ये बिल एंटी मुस्लिम नहीं है। यहां से क्लियर हो रहा था कि बीजेपी इस बिल को मैनेज कर लेगी। पर तभी बीजेपी ने एक शॉक दिया, इस बिल को सीधा जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में भेज दिया। क्यों भेजा गया इसे जेपीसी में और कैसे इसे संसद तक लाया गया, चलिए वो आगे देखते हैं। देखो भाई साहब, ऐसा है, जब भी कोई इतनी बड़ी लकड़ी उठानी होती है जैसे आर्टिकल 370 को हटाना या फिर वक्फ बिल का अमेंडमेंट करना, तो उसके लिए बहुत तगड़ी प्लानिंग, बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी लगानी ही पड़ती है। अदरवाइज आप ऐसे बिल्स को ना पास करा सकते हो ना इनको हिला सकते हो। आर्टिकल 370 की स्ट्रैटेजी हम पहले ही एक वीडियो में कवर कर चुके हैं और उस वीडियो का लिंक नाम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अभी वक्फ बिल को कैसे पास कराया गया उसकी स्ट्रेटेजी को देखते हैं। देखो भाई साहब, ऐसा है कि बीजेपी के लोकसभा में 240 एमपी हैं और यदि लोकसभा में बिल को पास कराना है तो कम से कम 273 वोट होने ही चाहिए उस बिल के फेवर में। अब यहाँ दिक्कत ये थी कि बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर्स थे वो खुद मुस्लिम अपीजमेंट करते थे, जैसे कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू। तो भाई साहब, नंबर्स आपके पास पूरे हैं या नहीं, ये आपके पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या आप अपने पार्टनर्स पर भरोसा कर सकते हो? वो आपकी बात मानेंगे और उनका क्या रवैया रहेगा इस बिल के ऊपर? तो भैया ये तो किसी को भी नहीं पता था। तो भाई बिल को ना सीधा पार्लियामेंट में पास होने के लिए नहीं भेजा गया, उस बिल के ऊपर जेपीसी बिठा दी, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। जेपीसी के पास ये बिल जाता है, वहां पर डिस्कशन होता है। और ये ना एक स्मार्ट मूव इसलिए भी था क्योंकि इस कमेटी में ऑपोजिशन पार्टी के भी लोग थे, बाकी एनडीए के जो अलाई पार्टनर्स थे उनके भी लोग थे। तो सबके सजेशन से इस बिल में कुछ चेंजेस करके फिर बिल को पेश किया गया। अब ना तो ऑपोजिशन पार्टीज और ना ही अलाई पार्टीज, कोई कुछ नहीं कह सकता कि भाई हमारा सजेशन नहीं लिया गया, हमसे तो बात ही नहीं की गई। बात हुई और सीधा पार्लियामेंट्री तरीके से हुई। इसके अलावा अमित शाह ने अपने अलाई पार्टनर्स के नेताओं से बैकडोर से बात करनी शुरू कर दी थी। सरकार के बड़े मंत्रियों ने अगस्त 2024 में ही जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी और आरएलडी जैसी पार्टी से बैठकर एक बात की और बताया गया कि वक्फ बिल लाने का जो मकसद है वो असलियत में क्या है। उनको बताया गया कि मुसलमानों की जमीनों को हड़पना इसका मकसद नहीं है या किसी समुदाय के खिलाफ कुछ करना इसका मकसद नहीं है, बल्कि वक्फ के अनचेक्ड पावर्स को कंट्रोल में रखना इसका मकसद है। और ऐसा करने से ना मुस्लिम विमेन, मार्जिनलाइज्ड मुस्लिम कम्युनिटी और नॉन मुस्लिम्स सभी को बहुत रिलीफ मिलेगा। बात केवल समझाने तक नहीं थी, बात भरोसा दिलाने तक थी। तो अमित शाह ने खुद
कई पर्सनल बैकडोर मीटिंग्स इन पार्टीज के साथ की और इसीलिए ये जो सहयोगी दल थे ना, इनको लगने लगा कि सरकार उनकी भी सुन रही है और उनकी बातों को इंपॉर्टेंस भी दी जा रही है। जेपीसी की बैठकों में जेडीयू और टीडीपी ने खुलकर अपनी बातों को रखा। सरकार ने भी बड़े दिल से उनकी बातों को मान लिया। जैसे जेडीयू ने कहा कि नए कानून पिछली तारीख से लागू नहीं होने चाहिए, जिससे पुराने वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई ज्यादा छेड़छाड़ ना हो। टीडीपी ने मांग रखी कि राज्यों को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए ताकि केंद्र सरकार का हर चीज में दखलंदाजी ना हो। इसके अलावा टीडीपी ने यह मांग भी रख दी कि वक्फ को ना और ज्यादा टाइम दिया जाए कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को वेबसाइट पर अपलोड करे। अमित शाह ने इन सभी बातों को फौरन बिल में शामिल करवा दिया और इससे सहयोगी जो दल थे ना, उनकी झिझक दूर हो गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जेपीसी द्वारा सुझाए गए 14 महत्वपूर्ण संशोधनों में इन्हें भी शामिल किया गया था। अमित शाह ने खुद संसद भवन में जेडीयू के लल्लन सिंह और टीडीपी के नेताओं से मुलाकात की और उन्हें साफ बता दिया कि उनकी सारी बातें मान ली गई हैं। इसके बाद जब ये बिल लोकसभा में पेश हुआ तो जेडीयू और टीडीपी के नेताओं ने ना सिर्फ हाँ बोली बल्कि खुलकर इस बिल का समर्थन किया। लल्लन सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि जेडीयू हमेशा ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लड़ी है और ये बिल भी उसी का एक हिस्सा है। उन्होंने ओपनली बीजेपी का साथ दिया। टीडीपी के नेता भी मुस्लिम विमेन और कमजोर तबके के समर्थन का हवाला देकर इस बिल का सपोर्ट कर रहे थे। बल्कि रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि अमित शाह ने नवीन पटनायक की बीजेडी और जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी इनको भी लास्ट मोमेंट पे कन्विंस कर लिया था। बीजेडी ने लास्ट मोमेंट पे वक्फ बिल से अपनी ऑपोजिशन को बैकआउट कर लिया और अपने कंसाइंस के हिसाब से ही वक्फ पे वोटिंग की। बीजेडी इससे पहले ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर बीजेपी को सपोर्ट कर चुकी थी और सेम ही वाईएसआरसीपी ने किया, जो कि कुछ घंटे पहले तक इस बिल को एंटी मुस्लिम और ना जाने क्या क्या बोल रही थी। उन्होंने भी लास्ट मोमेंट पे वक्फ बिल के खिलाफ जो उनका ऑपोजिशन था ना, उसको वापस ले लिया और इसी कारण आज वक्फ बिल लोकसभा में पास हो चुका। तो भाई साहब, कुछ ऐसे अपने अलाई पार्टनर्स को अमित शाह ने संभाला और लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल के फेवर में 288 वोट जुटाए। लेकिन बड़ा खेल राज्यसभा में बाकी था। राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ होती है ना, वो 236 एमपीज की होती है और उसमें से 119 वोट अगर किसी बिल के फेवर में मिल जाएं तो वो बिल पास हो जाता है। बीजेपी के पास 88 एमपी हैं। बीजेपी के अलायंस को मिलाकर 117 का नंबर पहुंचता है। 119 अभी भी नहीं होता, लेकिन फिर भी राज्यसभा में 125 वोट मिल जाते हैं। कैसे? तो भाई साहब, राज्यसभा में 23 एमपी ऐसे हैं जो ना इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं और ना ही एनडीए का। उसमें से 8 एमपीज को जोड़ा गया जो बिल के फेवर में वोट दें। बस यहीं से गेम पलट गया। तो भाई साहब, इसका ना पूरा क्रेडिट मोटा भाई को जाता है। पर अमित शाह की जो असली परीक्षा है ना, वो अब शुरू होगी जब वक्फ बिल एक लॉ बन जाएगा। तो अमित शाह इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और जुबेर गैंग जैसे जो लोग हैं वो जब दंगा भड़काएंगे तो उनको कैसे कर्ब करेंगे? क्योंकि ये बात तो भाई साहब आप क्लियर ही मान के चलो कि ये लोग शांत नहीं बैठेंगे। तो अमित शाह के लिए चैलेंज ये रहेगा कि वो कैसे इसको काउंटर करते हैं। अमित शाह की इस पूरी स्ट्रेटेजी ने ये तो दिखा दिया है कि मोदी सरकार भले ही अपने दम पर बहुमत ला लाई हो, लेकिन अपने सहयोगियों को साध कर अपने एजेंडा को आगे बढ़ाना उन्हें आता है। पर यहाँ पर सवाल ना ये उठता है कि जो बिल पास हुआ उससे वक्फ की जो पावर है वो खत्म हो पाएगी या नहीं। आइए इस बात को ना अगले चैप्टर में जानते हैं। देखिए, इस बात से कोई डिनाई नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जिसे अचीव किया गया है। कुछ लोग इसका क्रिटिसिज्म ये कहकर कर रहे हैं कि ये ना केवल 30% प्रॉब्लम को ही एड्रेस करेगा, बाकी की प्रॉब्लम तो वैसी की वैसी बनी रहेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये सिर्फ 20% 30% प्रॉब्लम ही सॉल्व करेगा, पर 70% प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाएगी। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू विष्णु शंकर जैन जी, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वक्फ ने इतने सालों में जो जमीन हड़पी है उसका 70 से 80% जो है ना वो सरकारी ज़मीन है। और इस बिल में सीधे सीधे ये लिखा गया है कि ये जो ज़मीन है ना ये सरकार की हो जाएगी, वक्फ की नहीं रहेगी। तो यहीं से ये देखा जा सकता है कि 70-80% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है। बाकी आगे से वक्फ ज़मीन ना हड़पे, इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो लोगों की प्राइवेट ज़मीनों पर कब्जा किया गया है उसके लिए भी एक क्लॉज बनाया गया है और इसे थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता था, ये हम मानते हैं। ओवरऑल ये बिल 85% तक की जो भूमि है ना जो वक्फ ने हड़पी है उसे सॉर्ट कर सकता है और उसे आगे हड़पने से भी रोकता है। ये पूरे डेटा के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। ये ना एक ऐसा स्टेप है जो बिल्कुल नीड ऑफ द आवर था, क्योंकि वक्फ इंडिया के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनकर उभर रहा था, स्पेशली तब जब इस लॉ में नॉन मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स को एनक्रोचमेंट से बचाने के लिए कोई प्रोविजन था ही नहीं। और तब ये और भी जरूरी हो जाता है कि इस पर एक स्ट्रॉन्ग लीगल ओवरसाइट हो। वक्फ ने नॉन मुस्लिम्स तो क्या,
मुस्लिम कम्युनिटीज को भी नहीं छोड़ा। पिछले साल दिसंबर में कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने धोखे से 11,000 से ज़्यादा किसानों की ज़मीन को रातों रात हड़प लिया और उनके डॉक्यूमेंट्स भी फोर्ज करा दिए। कर्नाटका के तंदूर विलेज में तो वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम फार्मर्स की 74.3 एकड़ लैंड को ही हड़प लिया। अकॉर्डिंग टू डेटा, वक्फ ट्रिब्यूनल में अब तक ना 41,000 केसेस पेंडिंग हैं, जिसमें से 10,000 केसेस तो खुद मुस्लिम कम्युनिटीज ने किए हैं। तो भाई साहब, भला तो मुस्लिम समुदाय का भी नहीं कर रहा था ये वक्फ, उल्टा मुस्लिम कम्युनिटीज को रेडिकलाइज और कर रहा था। और इसलिए 240 सीटों के बाद भी इस बिल को संसद से पास करवाना एक आवश्यकता थी। अदरवाइज वक्फ इस्लामिक इंडिया की नींव रख चुका था। और ये जो बिल है ना, ये भारत को इस्लामिक भारत बनने से रोकने के लिए सबसे पहला टूल है, जिसे धीरे धीरे और शक्तिशाली बनाना चाहिए और वक्फ के कब्जे से वो सारी ज़मीन छीन लेनी चाहिए जो कभी उसने कब्जा की थी। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? आप कमेंट्स में अवश्य लिखिए। बाकी आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो भाई साहब UPI है, पेट्रियन है और ज्वाइन बटन भी है। सभी के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। बाकी ये जो वीडियो आपको अभी अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसे भी अवश्य देखिए। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।